era of mass nationalism begins 1919 to 1939. ठीक है. Mass means होता people, a large crowd of people, you can say a large number of people is mass. जैसे mass media. ठीक है. तो मास नेशनलिज्म का मतलब अब नेशनलिज्म में बहुत से लोगों ने पार्ट लेना शुरू कर दिया. एक नेशनलिज्म, ऐसा नेशनलिज्म जो केवल एक दो व्यक्ति के तक ही लिमिटेड ना हो, बल्कि पूरी पूरी पब्लिक में, वो मास नेशनलिज्म हो गया. अब नेशनलिज्म ऐसा जिसमें राष्ट्रवाद की भावना अब लोगों में जागृत होने लगी थी, वो मास नेशनलिज्म हो गया. ठीक. अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? देखो, इमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी का इमरजेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन, इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट, स्वराज जी की डिमांड करने वाले जो लोग हैं वो, सोशलिस्ट आइडियाज, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड अदर न्यू फोर्सेस. इसमें हमें ये पढ़ना है. सोशलिस्ट में समाजवादी आइडियाज, विचार, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्रांतिकारी गतिविधियां, और दूसरे न्यू फोर्सेस. साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटेजी आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब खत्म हो गया था तो उसके बाद फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज पर क्या क्या डिबेट्स हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे. कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. इमरजेंस ऑफ गांधी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एनी क्वेश्चन? टुवार्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड की तरफ, अंत की तरफ, कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918-19 में वो खत्म हो गया. ठीक है. वेरियस फोर्सेस वर एट वर्क इन इंडिया. जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो रहा था तो भारत में बहुत से बल काम कर रहे थे, बहुत से फोर्सेस थे, भारत में भी थे, एंड ऑन द इंटरनेशनल सीन, और अंतर्राष्ट्रीय सीन पर भी काम कर रहे थे. मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काम कर रहे थे और नेशनल लेवल पर भी काम कर रहे थे. वेरियस फोर्सेस वर एट वर्क. आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, युद्ध के खत्म होने के बाद, देयर वाज ए रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटी. राष्ट्रवादी गतिविधियों का रिसर्जेंस हुआ. रिसर्जेंस का मतलब फिर से शुरू हो गई थी वो. इन इंडिया, भारत में भी, एंड इन मैनी अदर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका, भारत में भी और एशिया और अफ्रीका की बहुत सी कॉलोनियों में भी, बस्तियों में भी बहुत से नेशनलिस्ट एक्टिविटी फिर से शुरू हो गई थी. द इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो भारत का संघर्ष था, टुक ए डिसिजिव टर्न, उसने एक डिसिजिव टर्न ले लिया, मतलब एक निर्णायक मोड़ ले लिया. टुवार्ड्स ए ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर स्ट्रगल, एक ब्रॉड बेस्ड मतलब विस्तृत आधार वाले पॉपुलर स्ट्रगल की ओर एक मोड़ ले लिया था. विद द इमरजेंस ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के इमरजेंस के कारण. ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन, भारतीय राजनीतिक दृश्य में महात्मा गांधी जो थे, उनके उदय होने के कारण का, उसके एक्टिविटीज में आने के कारण एक ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर स्ट्रगल ने अहम मोड़ ले लिया था. वाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस नाउ, अब नेशनलिस्ट रिसर्जेंस क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? अब गांधी जी आ गए, उनके तौर तरीके अलग थे. आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद, द कंडीशंस इन इंडिया एंड इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अब्रोड, युद्ध के बाद भारत की जो कंडीशंस थी, स्थितियां जो थी, और विदेशों का जो प्रभाव था, क्रिएटेड ए सिचुएशन, उसने एक ऐसी स्थिति को पैदा कर दिया था, दैट वाज रेडी फॉर ए नेशनल अपसर्ज, जो एक राष्ट्रवादी अपसर्ज के लिए तैयार थी, अगेंस्ट फॉरेन रूल, विदेशी शासन के खिलाफ एक राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए तैयार थी, अपसर्ज के लिए तैयार थी. अपसर्ज मीन्स मूवमेंट. ठीक है. पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप्स, युद्ध के बाद इकोनॉमिक हार्डशिप्स कौन सी थी? ठीक है. आर्थिक कठिनाइयां कौन सी उभर करके सामने आई? इंडिया कंट्रीब्यूटेड इन मैन एंड मनी टुवार्ड्स द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स की तरफ, जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसमें जो ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था, तो ब्रिटेन के लिए भारत ने मैन के रूप में और मनी के रूप में कंट्रीब्यूट किया था. भारत ने अपने जवानों को भेजा था और भारत ने अपने पैसे भी इन्वेस्टों की खर्च किए. ठीक है, लगाने पड़े युद्ध में. ठीक है, ये कंट्रीब्यूटेड इंडिया ने किया था. थाउजेंड्स ऑफ इंडियन मैन डाइड, हजारों भारतीय लोग मारे गए थे, भारतीय नागरिक मारे गए थे इन द वार, युद्ध में, ऑन वेरियस फ्रंट्स, अलग अलग फ्रंट्स पर, अलग अलग सीमाओं पर. द फूड सप्लाईज एंड एम्यूनिशन एंड द आर्मीज कीप केम फ्रॉम द मनी रेज्ड बाय टैक्सिंग इंडियंस. फूड सप्लाई,
एंड एम्यूनिशन और गोला बारूद, एंड द आर्मीज कीप और आर्मी को रखने की जो चीजें हैं, आर्मी को बनाए रखने की युद्ध में, वो आर्मीज कीप केम फ्रॉम द मनी रेज बाय टैक्सिंग इंडियंस, वो सारी चीजें भारतीय लोगों पर टैक्स लगा करके आने वाले पैसे से आई थी। क्या क्या? फूड सप्लाई, एम्यूनिशन गोला बारूद, और आर्मीज कीप की आर्मी को रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, सब कुछ भारतीयों के ऊपर टैक्स लगा करके। वेन द वॉर एंडेड, जब वॉर एंड हो गया, खत्म हो गया, ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के सभी सेक्शन, सभी भाग वर एक्सपीरियंसिंग हार्डशिप्स, वो हार्डशिप्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे ऑन वेरियस फ्रंट्स, अलग अलग फ्रंट्स पर, अलग अलग सीमाओं पर। इंडस्ट्री, सबसे पहले तो हम देखते हैं इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री कैसे कैसे हार्डशिप्स में गुजर रही थी। उद्योग, फर्स्ट पहले एन इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइसेस में इंक्रीज हो गया, मूल्य बढ़ गए। देन रिसेशन कपल्ड, तब मंदी आ गई, कपल्ड विद इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई। ब्रोट मैनी इंडस्ट्रीज टू द ब्रिंक ऑफ क्लोजर एंड लॉस, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत से उद्योगों को हानि में और उनके बंद होने का कारण बनी थी, या उस बंद होने के किनारे पर लेकर के आई थी। देन आउट डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स, अब वो इंपोर्ट्स पर, इंपोर्ट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन मांगने लग गए थे। बिसाइड्स गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट की सहायता के अलावा, मतलब गवर्नमेंट की सहायता तो मांग ही रहे थे वो, इसके अलावा वो जो इंपोर्ट हो रहा था उनके खिलाफ प्रोटेक्शन भी मांग रहे थे। हाउ? माय क्वेश्चन इज हाउ दे वर डिमांडिंग। इंपोर्ट हो रहे हैं, भारतीय उद्योगों की क्या स्थिति है? वो बंद होने के कगार पर है, ठीक है, और बंद होने के कगार पर वो ऑलरेडी हैं, और फिर से इंपोर्ट किया जा रहा है। अगर इंपोर्ट ऐसे ही चलता रहा था तो उद्योगपतियों का क्या होगा? क्या होगा? उद्योग खत्म हो जाएंगे। अब वो क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट एड भी मांग रहे थे कि हमें सहायता की जरूरत है, क्योंकि पैसे तो टैक्स लगा लगा करके आर्मी के पास भेजे गए हैं उनको खाना खिलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ कुछ बचा नहीं, उद्योग बंद होने वाले हैं, सरकार से सहायता मांग रहे हैं, सरकार के सहायता मांगने के साथ साथ इंपोर्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। इंपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, हो, लेकिन वो ऐसा इंपोर्ट ना हो जिससे हमारे उद्योगों को खतरा हो। और कौन सी सरकार से मांग रहे हैं? अंग्रेजों से। इंडिया अभी तक आजाद नहीं हुआ है। वर्कर्स एंड आर्टिसंस, जो वर्कर्स हैं और जो आर्टिसंस हैं, वो वर्कर्स एंड आर्टिसंस, देखो इसमें बताया है ये कौन सा, दिस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेस फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड बोर द ब्रंट ऑफ हाई प्राइसेस। वर्कर्स और जो आर्टिसंस का सेक्शन था, जो भाग था, वो पॉपुलेस, पॉपुलेस का मतलब होता है पॉपुलेशन, जनता का, फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का सामना किया, और उन्होंने जो बढ़े हुए प्राइसेस हैं उनके ब्रंट को सहा था, उनकी झुलस को सहा था। प्राइसेस झुलसा देने वाले थे, बहुत ज्यादा थे, सहन नहीं कर पा रहे थे, फिर भी सहन किया। पीजेंट्री, पीजेंट्री पे क्या फर्क पड़ा था? फेस्ड विद हाई टैक्सेशन, पीजेंट्री ने हाई टैक्सेशन को फेस किया, एंड पावर्टी, और गरीबी को फेस किया, बहुत ज्यादा कर देते थे, गरीबी वैसे ही थी। द पीजेंट्स वेटेड फॉर ए लीड टू प्रोटेस्ट, और जो पीजेंट्स थे, किसान, वो प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए वेट कर रहे थे कि हम विद्रोह करें और कोई नेता हमें मिल जाए। सोल्जर्स, सोल्जर्स की क्या स्थिति थी? सोल्जर्स हु रिटर्न फ्रॉम बैटलफील्ड्स, ऐसे सोल्जर्स जो बैटलफील्ड से लौट करके आए थे, युद्ध के मैदान से, अब्रोड से आए थे। गिव एन आइडिया ऑफ देयर एक्सपीरियंस टू द रूरल फोक, उन्होंने नागरिक लोगों को अपने अनुभव का एक विचार दिया था उनको, कि उन्होंने अपने अनुभव शेयर किया था उनके साथ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने कैसा फील किया। दे वर आल्सो सरप्राइज, वे भी खुद सरप्राइज थे, टू रिटर्न टू ए कंट्री, एक ऐसे देश में लौट करके, दैट वाज इम्पोवरिश्ड, जो बहुत ही गरीब था, एंड हैड लेस लिबर्टी देन बिफोर, और जिसमें पहले की बजाय अब बहुत ही कम आज़ादी थी। युद्ध करके आए थे, अलग अलग देशों को देखा था, उनकी स्थिति को देखा था, आर्थिक हालातों को देखा था, और फिर अपने देश में लौट करके आए तो उन्होंने अपने देश के हालात को देखा, कुछ तो समझ उनमें विकसित हुई होगी। एजुकेटेड अर्बन क्लासेस, शिक्षित अर्बन क्लासेस पे क्या इफेक्ट पड़ा?
दिस सेक्शन वाज फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी सेक्शन जो था वो बेरोजगारी को फेस कर रहा था, सामना कर रहा था। एज वेल एज इसके साथ साथ सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट अवेयरनेस, इसके साथ साथ वो एक तीव्र जागरूकता से भी सफरिंग हो रहा था, तीव्र जागरूकता का भी उसको कष्ट था। ऑफ रेसिज्म, किसका? रेसिज्म का, जातिवादी का। इन द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश लोगों के दृष्टिकोण में जातिवाद का जो एक्यूट अवेयरनेस है उससे भी वो सफर हो रही थी। अंग्रेज लोग अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते थे, ठीक है। जातिगत भेदभाव हो रहा था और जातिगत भेदभाव के सबसे ज्यादा शिकार कौन थे? एजुकेटेड अर्बन क्लासेस। एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल गेन्स फॉर कोऑपरेशन इन द वार, मतलब युद्ध में भाग लिया तो किस एक्सपेक्ट को दिमाग में रख के उन्होंने युद्ध में भाग लिया था, क्या क्या सोचा था उन्होंने? द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस टू द ब्रिटिश वॉर एफर्ट वाज ह्यूज। ब्रिटिश वॉर एफर्ट में जो भारतीय लोगों का योगदान था वो काफी बड़ा था, बहुत ज्यादा योगदान था। दो इट हैज गॉन अनएक्नोलेज, हालांकि यह अस्वीकार गया, स्वीकारा नहीं, बहुत ज्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया लेकिन स्वीकारा नहीं, अंग्रेजों ने माना ही नहीं। गांधी एंड मोस्ट नेशनलिस्ट गांधी और बहुत से जो दूसरे राष्ट्रवादी थे, एक्सटेंडेड कोऑपरेशन टू द वार एफर्ट, उन्होंने वार एफर्ट में अपने सहयोग को बढ़ाया। एंड ए ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन ट्रूप्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स ऑन द वार फ्रंट, और बहुत से भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में अपने जीवन का बलिदान दिया। इसलिए आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, देयर वर हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल गेन्स, ठीक है, बहुत सी पॉलिटिकल गेन्स की हाई एक्सपेक्टेशंस युद्ध के बाद। हाई एक्सपेक्टेशंस का मतलब उच्च महत्वाकांक्षाएं, पॉलिटिकल गेन्स का मतलब पॉलिटिकली उनको कुछ ना कुछ अधिकार मिलेंगे फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट से। एंड दिस टू कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द चार्ज्ड एटमॉस्फेयर इन द कंट्री, और इसने भी देश में एक चार्ज एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूटेड कर दिया। चार्ज एटमॉस्फेयर का मतलब एटमॉस्फेयर में क्या? सकारात्मक वातावरण क्या है? जो पॉजिटिव जो उनमें है, इसकी उम्मीद ने क्या कर दिया था? चार्ज एटमॉस्फेयर को लेकर गया था। एटमॉस्फेयर में क्या हो गई थी? चार्ज हो गया था, शांत नहीं था, उबड़ खाबड़, हलचल, उलझन, ठीक है। नेशनलिस्ट डिसइल्यूजनमेंट विद इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड, राष्ट्रवादी लोगों का साम्राज्यवाद से जो संसार में उससे कैसे मोह भंग हो गया, ठीक है। साम्राज्यवाद से वो राष्ट्रवादियों का मोह भंग, डिसइल्यूजनमेंट का मतलब था मोह भंग। द अलाइड पावर्स, व्हाट डू यू मीन बाय अलाइड पावर्स? अलाइड का मतलब होता है इकट्ठी, एक दो तीन चारों को मिलाकर जो ग्रुप बन गया अलाइड पावर्स, अलायंस जिससे बना है। अलाइड पावर्स एक तरफ थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और दूसरी तरफ दूसरी सेनाएं थी। एक तरफ अलाइड पावर्स बोला जाता है उनको। अलाइड पावर्स टू रैली द कॉलोनीज टू देयर साइड ड्यूरिंग द वार, वार के दौरान उनकी साइड में, ठीक है, कॉलोनीज जो थी उनमें रैली कर रहे थे। हैड प्रोमिस देम एन इरा ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने उनको वचन दिया था कि एक डेमोक्रेसी का इरा होगा, लोकतंत्र का इरा होगा। एंड सेल्फ डिटरमाइनेशन आफ्टर द वॉर, और युद्ध के बाद सेल्फ डिटरमाइनेशन का भी एक समय आएगा। सेल्फ डिटरमाइनेशन का मतलब आप अपने आप ही डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, सरकार बनानी है, कौन से फैसले लेने हैं। ऐसे ऐसे रैलियों में वादे किए गए वर्ल्ड वार के दौरान। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, बोथ साइड्स टू द वॉर, युद्ध के दोनों पक्ष, had launched vicious propaganda to malign each other, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की निंदा करने के लिए एक भद्दा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था, प्रचार शुरू कर दिया था। एंड एक्सपोज इच अदर्स अनसिविलाइज्ड कॉलोनियल रिकॉर्ड, और उन्होंने एक दूसरे के असभ्य कॉलोनियल रिकॉर्ड को प्रकट कर दिया। असभ्य कॉलोनियल रिकॉर्ड का मतलब ये है, व्हाट डू मीन बाय कॉलोनी? उपनिवेश। कैसे उपनिवेश? क्या होता है उपनिवेश? कब्जा कर लेता है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, इकोनॉमिक गेन्स के लिए, कुछ और के लिए। तो कॉलोनियल में अनसिविलाइज्ड रिकॉर्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब बर्बरता का, असभ्यता का रिकॉर्ड, अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अनसिविलाइज्ड कॉलोनियल रिकॉर्ड को युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने प्रकट किया था कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं।
बट सून इट बिकेम क्लियर फ्रॉम द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जल्दी ही यह पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, एंड अदर पीस ट्रीटीज, और दूसरी पीस ट्रीटीज से भी स्पष्ट हो गया, दैट द इंपीरियलिस्ट पावर्स, कि जो इंपीरियलिस्ट समाजवादी जो ताकतें हैं, हैड नो इंटेंशन ऑफ लूजिंग देयर होल्ड ओवर द कॉलोनीज, की उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो इन कॉलोनीज से अपनी पावर को छोड़ दें, हट दें, मतलब हटा जाए, पावर सौंप दे किसी को। उनकी कोई इच्छा नहीं है, पता चल गया था पेरिस पीस ट्रीटीज या और दूसरी ट्रीटीज के बाद। इनफैक्ट वास्तव में दे वेंट ऑन टू डिवाइड द कॉलोनीज ऑफ द वैंक्विश्ड पावर्स, वास्तव में वे कॉलोनीज को डिवाइड करते हुए चले गए, जिन कॉलोनियों से वैंक्विश्ड पावर हो चुकी थी, पावर खत्म हो चुकी थी। किसी को हरा दिया था, कॉलोनी बच गई, कॉलोनी के बांटते चले गए, कॉलोनी को छोड़ करके जाने का कोई इरादा नहीं था। अमंग देमसेल्व्स, अपने आप में ही बांटते चले गए। ऑल दिस सर्व्ड टू फर्दर एरोड द मिथ ऑफ द कल्चरल एंड मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द वाइट्स। इन सब बातों ने आगे इरोड कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया, द मिथ, भय, मिथ का मतलब होता भ्रम, ऑफ द कल्चरल एंड मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द वाइट्स, अंग्रेजों की जो सांस्कृतिक और सैनिक सर्वश्रेष्ठता थी, उसके भ्रम को खत्म कर दिया। ऑल दिस, इन सब बातों ने, किन सब बातों ने? पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था कॉलोनीज में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर कि एक डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी का, सेल्फ डिटरमिनेशन का एक era आएगा, ठीक है। उसके बाद वो पावर छोड़ने की बजाय उन्होंने कॉलोनीज को जीता, जहाँ से पावर खत्म होगी किसी की, कॉलोनीज को अपने आपस में बांट लिया, पीस ट्रीटी हुई, पेरिस पीस ट्रीटी, उसके बाद और दूसरी भी पीस ट्रीटी हुई बाद में। उन सभी पीस ट्रीटी से पता चल गया था कि जो अंग्रेज लोग अपनी सर्वश्रेष्ठता का बखान करते रहे हैं वो गलत है, वो उनका भ्रम है, सचमुच ऐसा है नहीं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द पोस्ट वार पीरियड saw a resurgence of militant nationalist activity throughout Asia and Africa। परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद का जो समय था उसमें उग्रवादी राष्ट्रवादी एक्टिविटी शुरू हो गई, रिसर्जेंस हो गया, थ्रू आउट एशिया एंड अफ्रीका, एशिया में भी और अफ्रीका में भी, हर जगह। कहाँ कहाँ? टर्की में, इजिप्ट में, आयरलैंड में, ईरान में, अफगानिस्तान में, बर्मा, मलया, मलया मतलब मलेशिया, द फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, चाइना एंड कोरिया, इन सब में नेशनलिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी वर्ल्ड वार के बाद। इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा 1917 में? द बोल्शेविक पार्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की बोल्शेविक पार्टी थी, ओवरथ्रू द जारिस्ट रेजिम, उन्होंने जारिस्ट रेजिम को ओवरथ्रू कर दिया। जारिस्ट, ये जो CZAR होता है, ये रूसी शासक के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। जो रूस का जो शासक था, उसका जो रेजिम था, राज्य जो था, उसको खत्म कर दिया उन्होंने, ओवरथ्रू कर दिया उसके शासन को। एंड फाउंडेड द फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट, द सोवियत यूनियन, और उन्होंने पहले समाजवादी राज्य की स्थापना कर दी। कौन सा? सोवियत यूनियन, इसकी स्थापना कर दी थी। किसके अंतर्गत? अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर इलियाच उलानोव और लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन के, ये लेनिन का पूरा नाम है व्लादिमीर इलियास उलानोव, ठीक, हम लेनिन ही मान करके चलेंगे। लेनिन के नेतृत्व में उन्होंने क्या कर दिया था? पहले समाजवादी स्टेट का स्थापना कर दी थी, बोल्शेविक पार्टी जो थी उसमें। द सोवियत यूनियन यूनिलैटरली रिनाउंस्ड द जारिस्ट इंपीरियलिस्ट राइट्स इन चाइना एंड द रेस्ट ऑफ एशिया, gave rights of self-determination to former Tsarist colonies in Asia and gave equal status to Asian nationalists within its borders। इसने क्या किया सोवियत यूनियन ने, या ये मान लो कि लेनिन ने, उसने यूनिलेटरली का मतलब खुद ही, किसी के साथ उसने कोई समझौता नहीं किया, अकेले ही, एक पक्षीय, ठीक है, रिनाउंस्ड, त्याग दिया द जारिस्ट इंपीरियलिस्ट राइट्स इन चाइना, चाइना में जो जार को समाजवादी अधिकार मिले हुए थे, साम्राज्यवादी अधिकार, उसको क्या कर दिया? त्याग दिया कि हमें नहीं चाहिए। एंड द रेस्ट ऑफ एशिया, रेस्ट ऑफ एशिया में भी अधिकारों को यूनिलेटरली उसने त्याग दिया था। गेव राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू फॉर्मर जारिस्ट कॉलोनीज, और पहले जो उस राजा की कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज में उसने सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दे दिया। भाई तुम्हें अगर हमारे अंदर मिलना है तो हमारे अंदर मिल लो, अगर तुम्हें आज़ाद रहना है तो आज़ाद रह लो।
ये राइट उसको दे दिया था इन एशिया, एशिया में, एंड गेव इक्वल स्टेटस टू एशियन नेशनलिटीज विद इन इट्स बॉर्डर। और एशिया के जो उसका जो बॉर्डर था सोवियत यूनियन का, उसमें जो एशियन नेशनलिटीज थी उनको क्या दे दिया था, इक्वल स्टेटस दे दी थी। एशियन नेशनलिटीज का मतलब होता है एशिया से जो लोग आए हुए थे, राष्ट्रीयताएं जो थी, अपने बॉर्डर में जो भी रह रहे थे, इक्वल स्टेटस दे दी थी रूस के शासकों की, रूस के जो सिटीजन हैं उनके इक्वल। द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ब्रॉट होम द मैसेज दैट इमेंस पावर ले विद द पीपल। अक्टूबर में जो रिवॉल्यूशन हुई, 1 फरवरी में हुई थी, 1 अक्टूबर में हुई थी, शायद इसमें नवंबर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर हुई होगी। अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो थी ब्रॉट होम द मैसेज, वो मैसेज लेकर के आई थी, संदेश लेकर के आई थी कि जो इमेंस पावर है, सबसे ज्यादा पावर ले विद द पीपल, लोगों के हाथ में है, ठीक है, मतलब जनता के पास है सबसे ज्यादा पावर। एंड दैट द मासेज वर कैपेबल ऑफ चैलेंजिंग, और जो मासेज हैं, मासेज का मतलब पीपल, जनता, वो कैपेबल ऑफ चैलेंजिंग द माइटिएस्ट ऑफ टायरेंट्स प्रोवाइडेड दे वर ऑर्गेनाइज्ड, यूनाइटेड एंड डिटरमाइंड। और जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर जो तानाशाह लोग हैं उनको चैलेंज करने के योग्य हैं, और शर्त ये है कि वे लोग संगठित हों, एकत्रित हों और डिटरमाइंड हों, दृढ़ निश्चयी हों। अगर दृढ़ निश्चयी होकर के, एकत्रित होकर के, संगठित होकर के लोग अगर सबसे ज्यादा ताकतवर उसको टायरेंट को भी वो चुनौती देते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है, ये उसमें बताया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ये फर्क पड़ा था। ये क्या इम्पैक्ट पड़ा था रशियन रिवॉल्यूशन का, पता चला। रशियन रिवॉल्यूशन का ये इफेक्ट पड़ा था कि जो इमेंस पावर है वो लोगों के पास है, ठीक है, और लोग अगर चाहें तो एक राजा को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। रूसी क्रांति से हमारी प्रस्तावना में क्या क्या, भाईचारा, स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, भाईचारा, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी लिया गया है कुछ, ठीक है, और ये देख लेना उसमें दे रखे हैं। अब इसमें देखो, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आया था, इसी का नाम है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट प्रिपेयर टू पार्ट विद और हैवन सेवर इट्स पावर विद द इंडियंस। अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारतीय लोगों के साथ अपनी ताकत में हिस्सा बांटने के लिए या उसके साथ बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं थी। अंग्रेजी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी अंग्रेज कि वो अपनी पावर को इंडियन के साथ शेयर करें। वंस अगेन रिजोर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, फिर से अंग्रेजों ने कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी थी उसके रिजोर्ट किया, उसका सहारा फिर से ले लिया था उन्होंने। क्या है इसमें? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है। वैसे तो ये गाजर और छड़ी है, इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर अंग्रेजों के साथ कोई भी मिला हुआ है, उनकी हेल्प कर रहा है, उसको तो गाजर खाने को, जो उनकी बात नहीं मान रहा, उनके खिलाफ विरोध कर रहा, उनको लाठी। दिस इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है। फिर से उन्होंने इसका सहारा ले लिया था अंग्रेजों ने। The carrot was represented by the insubstantial Montagu Chamfords reforms। ये जो कैरेट थी ना, ये कैरेट क्या थी, मोन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी, ठीक है। उनके लिए फायदेमंद था ये, जो लोग अंग्रेजों के पक्ष में थे। वाहिल मेजर सच एज द रोलेट एक्ट रिप्रेजेंटेड द स्टिक, वाहिल जैसे, जबकि जो रोलेट एक्ट के मेजर्स थे, उसमें जो भी प्रावधान बताए गए थे कानून में, वो स्टिक थे। रोलेट एक्ट ऐसा कानून था, इसको काला कानून बोला गया। इसमें बोला गया कि ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील। उन लोगों के खिलाफ था ज्यादा जो आम नागरिक थे, जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों के जो साथ थे उनके लिए फायदेमंद क्या था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इज ए कैरेट एंड द स्टिक वाज रिप्रेजेंटेड बाय रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को काला कानून, रोलेट एक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इट वाज प्रिपेयर्ड बाय सर सिडनी रोलेट, ठीक है। इन लाइन विद द गवर्नमेंट पॉलिसी कंटेन्ड इन मोंटेग्यू स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1917, अगस्त 1917 के मोंटेग्यू की जो स्टेटमेंट थी, उसमें जो सरकार की पॉलिसी थी, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, उसमें सरकार ने ये घोषणा की फर्दर आगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन जुलाई 1980 की
जुलाई 1918 में संवैधानिक सुधार किए जाएंगे। अगस्त 1917 में बोला ये। नोन एज मोंटेग्यू चैम्स फॉर्म्स, इन्हीं को मोंटेग्यू चैम्स फॉर्म्स बोला गया और मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स बोला गया। बेस्ड ऑन दिस, इनके ऊपर आधारित होकर के या इन आधार पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज इनेक्टेड, भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया। ठीक है, किन के आधार पर? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के आधार पर। मेन फीचर्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के? मेन फीचर्स ऑफ द मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स वर एज फॉलोज, वो निम्नलिखित है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। ठीक है, प्रोविंशियल प्रांतीय सरकार, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। डायरकी का मतलब होता है द्वैत शासन। डाई मीन्स टू, आर्क मीन्स होता गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट, द्वैत शासन। दैट इंट्रोड्यूस डायरकी फॉर द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्तर पर इस कानून ने द्वैत शासन को शुरू कर दिया। एग्जीक्यूटिव के लेवल पर, कार्यकारिणी के लेवल पर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पॉइंट नंबर 1, डायरकी द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब अर्थात रूल ऑफ टू, दो का शासन। किसका किसका? एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, ठीक है, कार्यकारी परिषद का, एंड पॉपुलर मिनिस्टर्स, और लोकप्रिय मिनिस्टर्स का, मंत्रियों का। ये था वाज इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस किया गया, शुरू किया गया। सर 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसमें कैनिंग का क्या रिलेशन है? लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बोला गया था उसके बाद। ठीक है, क्योंकि जो उसका पद जो था गवर्नर जनरल का आफ्टर 1857 वो एबोलिश कर दिया गया था, और नाउ गवर्नर जनरल इज नोन वाज नोन एज वायसराय। ठीक है, डलहौजी का क्या रिलेशन है? डलहौजी तो 1857 से पहले था। और उस टाइम क्रांति में नहीं थी? हाँ, 1856 तक था शायद इसका, डलहौजी का जो कार्यकाल था। और 1848 टू 1856 उन्होंने अपने 8 साल के कार्यकाल में 8-9 क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था ड्यू टू हिज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, और 1856 में 7 में फिर गवर्नर जनरल कैनिंग आ गया था, और फिर उसको एबोलिश करके महारानी की घोषणा हुई थी 1858 में। उसने बता दिया था कि नाउ गवर्नर जनरल वाज नोन एज कैनिंग, वाइसरॉय। द गवर्नर वाज टू बी द एग्जीक्यूटिव हेड इन द प्रोविंस। प्रोविंस में जो द्वैत शासन हुआ था, द्वैत शासन किसका किसका? एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स का, पॉपुलर मिनिस्टर का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसका हेड कौन था? गवर्नर। गवर्नर उसका हेड था। नंबर 2, सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 लिस्ट। सब्जेक्ट को 2 सूचनाओं में बांटा गया, 2 सूचियों में बांटा गया। रिजर्व्ड सब्जेक्ट रखे गए, विच इंक्लूडेड सब्जेक्ट सच एज लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे, विषय थे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, फाइनेंस वित्त, लैंड रिवेन्यू, भूमि कर, इरिगेशन सिंचाई एटसेट्रा। रिजर्व सब्जेक्ट थे ये। रिजर्व सब्जेक्ट का मतलब सरकार के पास है, गवर्नर के पास है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है। एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और हस्तांतरित विषय थे, सच एज एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, एक्साइज एटसेट्रा। ठीक है, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट से मीन्स जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी सभा थी उसने इन सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का मतलब है कि इन सब्जेक्ट पर, इन मामलों पर तुम अपना कानून बना सकते हो आप जैसे चाहो, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास ही रहेंगे, इन मामलों पर हम ही कानून बनाएंगे। द रिजर्व सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो अपने ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में एडमिनिस्टर करता था, प्रशासित करता था उनको कि ये हमारे पक्ष के हैं। एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्टर्स, वो उन मंत्रियों के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाने थे, नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे।
नॉमिनेटेड किए गए थे। समझ गए? द मिनिस्टर्स वर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स थे वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, विधायिका के लिए, एंड हैड टू रिजाइन इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज पास्ड अगेंस्ट देम बाय द लेजिस्लेचर, और उनको रिजाइन करना पड़ता था यदि विधायिका में उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया जाता था, पास हो जाता था। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो उनको रिजाइन करना पड़ता था। ठीक है, वाइल द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स वर नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। सर जो वाइसरॉय बना था ना, उसके जो कार्यकारी परिषद थी उसके लिए 15 सदस्य को चुना गया। धीरे धीरे जो एक्ट बनते चले गए ना, सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। तो उसमें ये था कि 8 उनमें से 9 मेंबर तो होंगे परमानेंट। धीरे धीरे कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो ऑफिशियल मेंबर थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। ठीक है, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल का इनमें मेंशन आया हुआ है। ऑफिशियल मेंबर वो मेंबर थे जो सरकार के थे, जिनको मतलब सरकार अपॉइंट करती थी। हाँ ठीक है, सरकार अपॉइंट करती थी उनको, ऑफिशियली अपॉइंट करती थी। उसमें ये भी था, बोला था कि इन्होंने ना कम से कम 8-9 साल यहाँ पे भारत में रहकर काम किया, उनकी पदोन्नति को लेकर कुछ ऐसा। उन्होंने क्या किया था कि कुछ भी मतलब आगे अपॉइंट करना हो, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो लंदन में बैठता था, उसके लिए क्या था, उसके लिए जरूरी था कि वो भारत की संस्कृति को, भारत में रहने का उसके पास एक्सपीरियंस हो, उनको अपॉइंट किया जाता था। तो ब्रिटेन ने कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस ये वो कर दी थी, कंडीशंस रख दी थी कि सच एंड सच कंडीशंस जिसके पास होगी उसको वाइसरॉय जनरल्स वगैरह, गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा। और जहाँ तक ये बात है कि सदस्य 9 होंगे 8 होंगे, ऑफिशियल मेंबर मैंने बता दिया कि ऑफिशियली अपॉइंटेड होते थे, और नॉन ऑफिशियल मेंबर वो होते जो नॉमिनेट किए जाते थे। ठीक है, वो नॉन ऑफिशियल बनारस के राजा, ठीक है, और ठीक है ये ऐसे ऐसे थे जिनको नॉमिनेट किया गया, चुना गया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक मशीनरी के असफल होने की केस में, इन द प्रोविंसेस में द गवर्नर कुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट्स आल्सो, गवर्नर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स का भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सकता है यदि किसी प्रांत में संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई हो, फेल हो गई हो। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था भारत का, एंड द गवर्नर जनरल, और जो गवर्नर जनरल था, कुड इंटरफियर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट्स, वो रिजर्व सब्जेक्ट्स के मामले में इंटरफियर कर सकते थे, वाहिल जबकि इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के संदर्भ में द स्कोप फॉर देयर इंटरफेरेंस वाज रिस्ट्रिक्टेड, उनका जो मध्यस्थता का जो स्कोप था वो प्रतिबंधित कर दिया गया था, वो नहीं हस्तक्षेप कर सकते थे। ठीक है, लेजिस्लेचर के मामले में क्या क्या हुआ, अब तो हमने एग्जीक्यूटिव के मामले में समझा कि ये था ट्रांसफर सब्जेक्ट से 2 सूची बनाई गई, एक सूची जो थी वो गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपनी ब्यूरोक्रेट की सहायता से उनको एडमिनिस्टर करते थे, तो दूसरी सूची थी वो मंत्रियों के द्वारा, जो मंत्रियों के द्वारा चुने गए लोग थे उनके द्वारा चलाई जाती थी। अब लेजिस्लेचर में क्या है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर फर्दर एक्सपेंडेड, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वर फर्दर एक्सपेंडेड एंड 70% ऑफ द मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, जो विधायी प्रांतीय विधानसभा विधान परिषदें जो थी उनको आगे बढ़ाया गया, एक्सपेंड किया गया, विस्तार किया गया, और अब 70% सदस्यों को चुना जाने लगा, 70% सदस्य चुने जाने लगे। मतलब पहले 70% नहीं थे, पहले इलेक्ट होते थे ज्यादातर, अब ज्यादातर को चुना जाने लगा, एक्सपेंड कर दिया गया उसको। द सिस्टम ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स, जो साम्यवादी और जो वर्ग इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था, जो प्रणाली थी, वाज फर्दर कंसोलिडेटेड, उसको आगे कंसोलिडेटेड किया गया। कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट, कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट का मतलब वुमेन वर आल्सो गिवन द राइट टू वोट, महिलाओं को भी
वोट डालने का अधिकार दिया गया। द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुड इनिशिएट लेजिस्लेशन, विधायी परिषद भी लेजिस्लेशन को इनिशिएट कर सकती थी, कानून की प्रक्रिया को शुरू कर सकती थी, कानून बनाने की प्रक्रिया को। बट द गवर्नर असेंट वाज रिक्वायर्ड, लेकिन गवर्नर की अनुमति आवश्यक थी। मतलब कानून बना सकते हैं वो, लेकिन गवर्नर से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, जैसे कि मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट की सहमति लेनी पड़ेगी मनी बिल पेश करने से पहले। ठीक है, द गवर्नर कुड वीटो बिल्स, गवर्नर बिल्स को वीटो कर सकता था। एंड इश्यू ऑर्डिनेंसेस, और ऑर्डिनेंस को इश्यू कर सकता था, जारी कर सकता था। ठीक है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुड रिजेक्ट द बजट, लेजिस्लेटिव काउंसिल बजट को रिजेक्ट कर सकती थी, बट गवर्नर कुड रिस्टोर इट इफ नेसेसरी, लेकिन गवर्नर इसको फिर से रिस्टोर कर सकता था यदि आवश्यकता हो तो। ठीक है, नहीं भाई बजट ऐसे ही रहेगा, कह सकता था वो। द लेजिस्लेटर्स एंजॉयड फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेजिस्लेचर्स जो है उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंजॉय किया। ठीक है, जैसा कि आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 195, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट मीन्स कि किसी भी एमएलए ने, एमपी ने अगर लेजिस्लेचर के फ्लोर पे कुछ कहा है, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसको, सबको है, मेरे को भी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा नहीं मैं लोगों को गाने लेने लगता क्योंकि मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, लेकिन अपमान का केस भी तो हो सकता है। राइट्स को एंजॉय कर रहे हो लेकिन ड्यूटी भी दी गई है गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार थी ना वो भी विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो प्रांतों के संदर्भ में पढ़ा है। नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज एनविसेज्ड इन द एक्ट फॉर द गवर्नमेंट एट द ऑल इंडिया लेवल, कोई भी उत्तरदायी सरकार की कल्पना नहीं की गई थी इस कानून में पूरे भारत के स्तर पर। ठीक है, कौन से में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर किसी भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की कल्पना नहीं की गई थी। द मेन पॉइंट्स और मुख्य पॉइंट्स क्या थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं अभी तो हमने जो पढ़ा प्रांतीय गवर्नमेंट के संदर्भ में पढ़ा था। द गवर्नर जनरल वाज टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो गवर्नर जनरल था वो मुख्य कार्यकारी अथॉरिटी था। ठीक है, उसको देयर वर टू बी टू लिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। एडमिनिस्ट्रेशन की दो सूचियां थी, केंद्रीय और प्रांतीय, दो सूचियां बनाई गई थी कि केंद्र इन मामलों पे कानून बनाएगा, प्रांत इन मामलों पे। इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 8, वाइसरॉय की 8 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 वर टू बी इंडियंस, 3 को इंडियंस होना था। द गवर्नर जनरल रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द रिजर्व सब्जेक्ट्स इन द प्रोविंस, जो गवर्नर उसने प्रोविंस में जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उन पर अपना फुल कंट्रोल रखा। द गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर कट्स इन ग्रांट्स, गवर्नर जनरल ग्रांट्स में जो कट लगता है उसको रिस्टोर कर सकता था। ग्रांट्स में कट के रिस्टोर होने का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय कट इन ग्रांट्स? कोई भी ग्रांट है, ठीक है, वोट ऑफ क्रेडिट हो गया जो बजट के दौरान होता है, तो क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल है उसमें अगर कोई रिस्टोर ग्रांट में कट की जाती है, कोई भी अपोजिशन पार्टी का मेंबर बोल देता है कि नहीं ये ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसमें कुछ कमी की जाए, इसको इतने रुपए से कम किया जाए, इतने रुपए से, मतलब प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे वो। ठीक है, जैसे ये कट इन ग्रांट्स होता है ना, इसको अगर कम किया जाए तो जो वॉइस गवर्नर है वो क्या करता था, उसको रिस्टोर कर सकता था, नहीं भाई इतनी ही रहेगी, इनकी नहीं मानेंगे, ये पावर थी उसके पास। ठीक है, सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड इशू ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, वो उन बिलों को सर्टिफाई कर सकता था जो बिल सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा नहीं मान रही है इनको, लेकिन वो बिलों को फिर भी पास कर रहा है गवर्नर जनरल, एंड इश्यू ऑर्डिनेंसेस, और ऑर्डिनेंस को भी इश्यू कर सकता था। व्हाट डू मीन बाय ऑर्डिनेंसेस?
ऑर्डिनेंसेस इज नॉट साधारण बिल, ठीक है। विधेयक। विधेयक, विधेयक तो वो होता है, ऑर्डिनेंस एक अलग टाइप का होता है। ऑर्डिनेंस तब इश्यू होते हैं जब सरकार में लोकसभा या राज्यसभा में से एक सदन कार्यरत न हो, क्योंकि बिल बनने के लिए तो दोनों सदनों की मंजूरी की जरूरत होती है। तो इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है। लेजिस्लेचर में क्या है? अ बाई कैमरल अरेंजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक द्वि सदनीय व्यवस्था शुरू की गई, बाई कैमरल। द लोअर हाउस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड कंसिस्ट ऑफ 145 मेंबर्स। जो लोअर हाउस था, जिसको हम लोकसभा भी बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 145 सदस्यों से मिलकर के बना हुआ था, जिसमें से 41 नॉमिनेटेड किए गए थे एंड 104 इलेक्ट किए गए थे, चुने गए थे। 52 जनरल्स थे, इनमें से 30 मुस्लिम्स थे, 2 सिख्स थे, 20 स्पेशल थे। एंड द अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो अपर हाउस था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, ठीक है, वुड हैव 60 मेंबर्स, उसमें 60 मेंबर्स थे, ऑफ विच 26 वर टू बी नॉमिनेटेड, जिसमें से 26 को चुना जाना था, एंड 34 इलेक्टेड, और मतलब 26 को मनोनीत किया जाना था और 34 को इलेक्ट किया जाना था, चुना जाना था, जिनमें से 20 जनरल्स थे, 10 मुस्लिम्स थे, 3 यूरोपियंस थे, 1 सिख था, एज पर द फिगर्स गिवन बाय सुभाष कश्यप। ठीक है, उन फिगर्स के द्वारा, जो फिगर्स सुभाष कश्यप के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, लोअर हाउस को क्या बोला गया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और अपर हाउस को क्या बोला गया था? काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये याद रखना है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है यहाँ पर लोअर हाउस। ठीक है, सुभाष कश्यप, इन्होंने बुक लिखी हुई है, ठीक है, और उस बुक में यह डाटा दिया गया था, तो इसने मेंशन कर रखा है कि यह डाटा सुभाष कश्यप के द्वारा दिया गया है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैड ए टेन्योर ऑफ 5 years। जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, मतलब अपर हाउस जो था, उसका 5 साल का कार्यकाल था। एंड हैड ओनली मेल मेंबर्स, और उसमें केवल पुरुष सदस्य ही थे। वाइल द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि जो केंद्रीय विधायक सभा थी, विधानसभा जो थी, मतलब लोअर हाउस, लोकसभा, हैड ए टेन्योर ऑफ 3 years, उसका 3 साल का कार्यकाल था। द लेजिस्लेटर्स, जो विधायक थे, कुड आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछ सकते थे, एंड सप्लीमेंट्रीज भी पूछ सकते थे, पास एडजर्नमेंट मोशंस, ठीक है, वो स्थगन मोशंस को पास कर सकते थे, एंड वोट ए पार्ट ऑफ द बजट, और बजट के एक भाग पर वोट कर सकते थे। बट 75% ऑफ द बजट वाज स्टिल नॉट वोटेबल, लेकिन अभी भी 75% बजट वोटेबल नहीं था, मत योग्य नहीं था, मतदान नहीं किया जाता था उनके ऊपर। इज इट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्रीज? वो प्रश्न पूछते थे, सप्लीमेंट्री भी पूछते थे। सप्लीमेंट्री, मान लो मैं फ्लोर पे हूं और मैं भाषण दे रहा हूं कि भारत में शिक्षकों की इतनी कमी है, किसी ने पूछा होगा, मैंने बता दिया। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, सरकार भर्ती क्यों नहीं करी, इतनी कमी कैसे हो गई, इतने बच्चे कम कैसे हो गए, शिक्षा का क्या यही दायित्व है शिक्षा मंत्री का? ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर के ऊपर क्वेश्चन फॉर्म करना सप्लीमेंट्री। ठीक है, सम इंडियंस फाउंड देयर वे इनटू इंपॉर्टेंट कमिटीज इंक्लूडिंग फाइनेंस। कुछ भारतीय लोगों को बहुत महत्वपूर्ण कमिटीज में भी जगह मिल गई थी, जैसे कि फाइनेंस कमेटी। यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज फाइनेंस कमेटी। मतलब जो भी मैटर्स हैं, हर डिपार्टमेंट की एक अलग अलग कमेटी होती है। मेरे सामने अभी 22 कमेटीज कार्यरत हैं, ठीक है, और उनमें जैसे कोई स्पेशल मैटर्स पर होगी, किसी और पर होगी, फाइनेंस कमेटी होगी, फाइनेंस मैटर्स को देखती है, ठीक है, क्योंकि जो भी बजट पास हो रहा है, विधायकों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अच्छे से उसको गो थ्रू हो जाए, वो कमेटीज को देती थी, वो कमेटी उनकी असिस्ट करती है। तो कुछ इंडियंस थे जिन्होंने अपना मतलब रास्ता मिल गया था इस कमेटी में जाने का, फाइनेंस में। ऑन द होम गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो होम गवर्नमेंट थी उसके फ्रंट पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, मेड एन इम्पोर्टेंट चेंज। उसने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया। क्या? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द ब्रिटिश एक्सचेकर। इंपॉर्टेंट।
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडिया का, भारत सचिव जो है, भारत मंत्री जो है, वो अब से आगे ब्रिटिश एक्सचेकर से पे किया जाएगा। मीन्स 1919 से पहले जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया है उसको भारत के पैसे से ही सैलरी प्रोवाइड करते थे, और बैठता कहाँ था? लंदन में। वो सालाना हमने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने क्या बताया कि अभी उसको ब्रिटिश एक्सचेकर से ही पैसे मिलेंगे, उसको पे किया जाएगा। ड्रॉबैक्स, इसमें कमियां क्या क्या थी? माइट बी ए क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की कमियों का वर्णन करें। द रिफॉर्म्स हैड मैनी ड्रॉबैक्स, रिफॉर्म्स में बहुत सी ड्रॉबैक्स थी। फ्रेंचाइज वाज वेरी लिमिटेड, मत का अधिकार बहुत कम लोगों को था, सीमित लोगों को था। इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड टू सम 1.5 मिलियन फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और जो इलेक्टोरेट था, इलेक्टोरेट का मतलब इलेक्शन में चुनाव डालने वाले लोगों का ग्रुप, एलिजिबल लोगों का ग्रुप, उसको क्या किया गया? उसको एक्सटेंड किया गया 1.5 मिलियन, लगभग मान के चलो कि 10-15 लाख लोगों के पास, फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के लिए केवल 10-15 लाख लोग ही वोट कर सकते थे। वाइल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अराउंड 260 मिलियन, जबकि भारत की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 260 मिलियन के करीब थी, एज पर वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के दौरान। ठीक है, और कितने कर रहे थे लोग? 10 to 15 मिलियन। ठीक है, 10 to 15 नहीं, 1.5 मिलियन वो वोट कर रहे थे। जनसंख्या इतनी, वोट का अधिकार बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। वी कैन से एट द सेंटर पर द लेजिस्लेचर हैड नो कंट्रोल ओवर द वाइसराय, वाइसराय के ऊपर लेजिस्लेचर में सेंट्रल लेवल पर कोई कंट्रोल नहीं था। एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर भी कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर के प्रति तो रिस्पॉन्सिबल थे ही नहीं, वो तो अलग थे, क्योंकि डायआर्की चल रहा है। ठीक है, डायआर्की में क्या करेगा? 2 विषयों में मतलब सब्जेक्ट्स को बांटा गया। जिस सब्जेक्ट में रिजर्व थे और ट्रांसफर थे, ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट थे वो तो लेजिस्लेचर में होते थे ना। ठीक है, एट द सेंट्रल लेजिस्लेचर हैड नो कंट्रोल ओवर द वाइस एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी एट द सेंटर। सेंटर में जो विषयों का डिवीजन था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, संतोषजनक नहीं था। विषयों का डिवीजन कौन सा? जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, कि तुमने रिजर्व सब्जेक्ट्स में तो अच्छे अच्छे रख लिया, हमें ये दे दिया, लो को है तो दादा गौतम। ठीक है, जो के है सारे जीम के बैठ गए। ठीक है, तो डिवीजन भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर टू द प्रोविंसेस वाज बेस्ड ऑन इंपोर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस में जो सीटों को एलोकेट किया गया था वो उस प्रोविंस की इंपॉर्टेंस के बेस पे था, कि ये प्रोविंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इस प्रोविंस के लिए हम इतनी सीट रखेंगे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, पंजाब मिलिट्री इंपॉर्टेंस एंड बॉम्बे कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस। पंजाब की मिलिट्री की इंपॉर्टेंस थी और बॉम्बे की कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस थी। बॉम्बे की कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस होने का मतलब है पोर्ट, मुंबई पोर्ट, सूरत पोर्ट के नज़दीक, कॉमर्शियल वैल्यू है उसकी बॉम्बे की। ठीक है, और बॉम्बे की अगर कॉमर्शियल वैल्यू है तो इसकी सीटें ज़्यादा होगी प्रोविंस की, पंजाब की सीटें ज़्यादा होगी, क्योंकि मिलिट्री की इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, और जो पंजाब था वो भारत की उस एरिया पे लगता था। वहाँ से अगर कोई आक्रमण होगा उस एरिया से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, तो मिलिट्री की ज़रूरत थी। ठीक है, एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के लेवल पर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 पार्ट्स वाज इरेशनल। फिर ये दूसरा भी क्यों आता है इस उसमें? ये तो सेकंड उसका दे रखा है ना, किसका? सेकंड पेपर ब्रिस्ट वाला में। जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन था, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन था, उनमें ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स का मतलब एक तरफ तो सब्जेक्ट्स जो थे वो रिजर्व थे, दूसरी तरफ ट्रांसफर थे, एक तरफ मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। वो इरेशनल था, असंगत था। एंड हैंस, और अतः अनवर्केबल, वो काम नहीं कर रहा था सिस्टम। सब्जेक्ट्स लाइक इरिगेशन, जैसे कि सिंचाई का विषय हो गया,
फाइनेंस का हो गया, पुलिस का हो गया, प्रेस का हो गया, जस्टिस का हो गया, वो रिजर्व्ड थे। पुलिस का सब्जेक्ट रिजर्व हो गया तो कितनी भी जाति या कितने अत्याचार कर लो लोगों पर। फाइनेंशियली भी उनको स्वतंत्रता नहीं थी क्योंकि रिजर्व सब्जेक्ट हो गया। इरिगेशन भी रिजर्व सब्जेक्ट हो गया, खेती बाड़ी करके भी अपने लेवल को ऊपर नहीं उठा सकते थे। ठीक है, प्रेस का सब्जेक्ट भी उनका हो गया, कोई सच्ची खबर आएगी ही नहीं, वही खबर छापेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हित में होगी। जस्टिस भी वही करेगी, जस्टिस भी नहीं वो कर सकते थे। मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो रिजर्व सब्जेक्ट हो गए थे। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट विच हैज नो वैल्यू वो ट्रांसफर कर दिए गए थे। द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैड नो कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस। प्रोविंशियल मिनिस्टर जो थे फाइनेंसेस के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। क्यों नहीं था? आंसर बताओ, क्यों नहीं था? क्या बोला? प्रोविंशियल मिनिस्टर्स का फाइनेंस पर कोई कंट्रोल नहीं था। हाँ, क्योंकि उन्होंने डिवाइड कर दिया था ना कि हाँ, क्योंकि जो फाइनेंस सब्जेक्ट है वो लेजिस्लेचर के पास था ही नहीं, मिनिस्टर के पास है ही नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं उसके लिए, सेंटर इसलिए उनका कोई कंट्रोल नहीं था। एंड ओवर द ब्यूरोक्रेट्स पर भी कोई उनका कंट्रोल नहीं था। ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अधिकारी। अधिकारी। ठीक है, दिस वुड लीड टू कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द टू। यह बात इन दोनों के बीच में लगातार फ्रिक्शन की ओर लेकर के चली गई। लगातार झगड़ा होता रहा था इन लोगों में। मिनिस्टर्स वर ऑफन नॉट कंसल्टेड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स टू। मंत्रियों को महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित भी सलाह नहीं की जाती थी, उनके साथ बातचीत नहीं की जाती। इनफैक्ट वास्तव में दे कुड बी ओवर रूल्ड, उनको ओवर रूल्ड कर दिया जाता था। उनकी बातों को माना नहीं जाता था, दूसरों की बातों को माना जाता था। ओवर रूल्ड का मतलब ये होता है, ठीक है, उनको ओवर रूल्ड कर दिया जाता था। बाय द गवर्नर के द्वारा ऑन एनी मैटर दैट द लेटर कंसिडर्ड स्पेशल। किसी भी मैटर पर जिसके द्वारा गवर्नर उस मैटर को स्पेशल समझता था तो उनको ओवर रूल्ड कर दिया जाता था, उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये व्यूज दे रखे हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के क्या व्यूज हैं, सुभाष चंद्र बोस, एम के गांधी, पीई रॉबर्ट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, हम देखते हैं क्या व्यूज दे रखे हैं। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा है? When the cabinet used the expression ultimate self government, जब कैबिनेट ने अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट शब्द को यूज किया, दे प्रोबेबली कंटेम्पलेटेड, उन्होंने संभवतः विचार कर लिया था, एन इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 500 ईयर्स, कि लगभग 500 साल के आने वाले पीरियड का मतलब लगभग आने वाले 500 साल तक तो वो गवर्नमेंट को बदलने वाली नहीं है। अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब अंतिम खुद की सरकार हम ही है। लॉर्ड कर्जन कब था? 1905 में। 1905 में बोल के चला गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फोर्स फ्रेश फेटर्स फॉर द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 1919 ने लोगों के लिए नई बेड़ियां फोर्स कर दी थी, बढ़ा दी थी, नई चेन्स लगा दी थी, फेटर्स लगा दिए थे। ठीक है, फेटर्स का मतलब बेड़ियां। द मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स वर ओनली ए मेथड ऑफ फर्दर ड्रेनिंग इंडिया ऑफ हर वेल्थ एंड ऑफ प्रोलॉन्गिंग हर सर्विट्यूड। महात्मा गांधी ने कही ये बात कि जो मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स थे वो केवल एक ऐसा तरीका थे जिसमें भारत को उसकी वेल्थ से वंचित कर दिया जाएगा और उसकी जो दास्ता है वो लंबे समय तक चलेगी। ये था मोंटफोर्ड, इसके विरुद्ध दे रखे थे। द हायरार्की ऑफ द डबल एग्जीक्यूटिव वाज ओपन टू ऑलमोस्ट एवरी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्शन दैट द आर्मरी ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कैन सप्लाई। पीई रॉबर्ट्स इसने कहा है जो डबल एग्जीक्यूटिव का दोहरा जो शासन था वो ओपन था, खुला था, तो ऑलमोस्ट एवरी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्शन, किसी भी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्शन के मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता था कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, दैट द आर्मरी ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कैन सप्लाई, जो वो पॉलिटिकल फिलोसॉफी की जो आर्मरी है, ठीक है, कैन सप्लाई, वो सप्लाई कर सकती है। आर्मरी का मतलब क्या होता है? जिसमें ये गोला बारूद वगैरह ऐसा जो कुछ भी इसमें रखा जाता है उसको आर्मरी बोलते हैं। ठीक है, नेवर, ये डॉक्टर रदरफोर्ड हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश के, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज सच ए हॉक्स परपिट्रेटेड अपॉन ए ग्रेट पीपल एज इंग्लैंड परपिट्रेटेड अपॉन इंडिया। ठीक है, विश्व के इतिहास में ऐसा कभी भी झूठा परपेट्रेटेड नहीं हुआ था, मतलब झूठे वादे किए गए,
ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जैसा कि इंग्लैंड ने भारत के साथ किया था। विश्व के इतिहास में ऐसा कभी भी होक्स परपेट्रेट नहीं हुआ। होक्स का मतलब होता है अफवाह, फ्लफ जिसको बोलते हैं। वेन इन रिटर्न फॉर इंडियाज इनवैल्यूएबल सर्विस ड्यूरिंग द वार, ठीक है, जब भारत को उसकी अमूल्य युद्ध में सेवा देने के बदले वी gave to the Indian nation such a discreditable, disgraceful, undemocratic, tyrannical constitution। हमने भारत को एक डिस्क्रेडिटेबल, जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया, अविश्वसनीय, डिसग्रेसफुल, अपमानित, अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक, टायरेनिकल, तानाशाही कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, हमने भारत को एक अविश्वसनीय, अपमानित, अलोकतांत्रिक और एक तानाशाही संविधान प्रदान किए। इसने बताया था, ये ब्रिटिश मेंबर पार्लियामेंट था ये, कि जैसा इंग्लैंड के लोग भारत के साथ कर रहे हैं ना, वैसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने इतनी वैल्यूएबल सेवा दी वर्ल्ड वॉर में, उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? एक अविश्वसनीय, अपमानित, अलोकतांत्रिक, एक तानाशाही संविधान। डिवोल्यूशन वाज इंटेंटेड टू टाई in a larger element of society to the status quo। एक जैसी समान स्थिति बनाए रखने के लिए समाज में डिवोल्यूशन किया गया था। डिवोल्यूशन की इच्छा ही यही थी, इंटेंशन ही यही थी। बट गिविंग पावर्स टू लोकल कम्युनिटीज, लेकिन स्थानीय समुदायों को पावर देने का मीन्ट मतलब होगा दैट कि एनर्जीज विच कुड हैव बीन अप्लाइड अगेंस्ट द इंपीरियल पावर वर डिसिपेटेड इनटू कम्युनल रिवलरी। उसका मतलब ये होगा कि जो ऊर्जा इंपीरियल पावर के खिलाफ लगाई जानी थी, हो सकता है वो ऊर्जा अब सामुदायिक रिवलरी में लगाई जाए। मतलब लोगों में गुस्सा था, अंग्रेज भगाने थे, लेकिन सरकार दे दो, लोकल गवर्नमेंट दे दो, स्थानीय लोगों को शासन दे दो, ऊर्जा दे दो। अब वो क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ तो कुछ कर नहीं पाएंगे, थोड़ी बहुत ऊर्जा दे दो, क्या करेंगे? शोषण करेंगे, साम्यवादी दंगे फसाद होंगे, रिवलरी होगी। डिवीजन आल्सो ऑलवेज वर्क फॉर ब्रिटेन्स बेनिफिट। जो डिवीजन हुआ उसने भी ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए काम किया, विभाजन ने। इन मोंटफोर्ट डिस्पोटिज्म में प्रोक्लेम्ड इट्स बेनेवोलेंस, उसने इसकी परोपकारिता को घोषित किया। डिस्पोटिज्म, ठीक है। वाल्टर रीड कीपिंग इन ज्वेल इन द क्रोन। कांग्रेस रिएक्शन, कांग्रेस का क्या रिएक्शन था और पढ़ना है।